चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन दबाएं। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। बात करेंगे जज लोया मामले की, जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। अब 9 फरवरी को उस मामले में सुनवाई होनी थी। 5 मई को हुई सुनवाई में क्या हुआ, उस पूरे मामले से आपको अवगत कराते हैं। मैंने इस खबर को लेकर 4 बिंदु तैयार किए हैं। पहले बिंदु में, यानी कि पहले हिस्से में खबर के मैं आपके सामने रखूंगा कि 5 फरवरी को कोर्ट में क्या हुआ। उसके बाद दूसरे बिंदु, तीसरे बिंदु, चौथे बिंदु पर हम लोग जाएंगे और पूरे मामले से आपको अवगत कराएंगे। जो एडवोकेट्स हैं जो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं, दुष्यंत दवे और इंदिरा जयसिंह, उन्होंने इस पूरे मामले में जज लोया की मौत के मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की चारों जजों ने, उसको उठाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है, उसे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए। दोबारा सुनिए, जो कहा वो बता देता हूं, हो सकता है क्लियर ना हुआ हो, मेरे बोलने में कोई कमी रह गई हो। दोनों वकील जो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं और उन्होंने जो पीठ है, जो पूरी बेंच है उस मामले की सुनवाई कर रही है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, उन्हें कहा कि जिस प्रकार चारों जजों ने बाहर निकलकर जज लोया की मौत के मामले पर सवाल उठाए हैं और जो उन्होंने गंभीरता दिखाई है, उसके चलते आप लोगों को भी, यानी कि पीठ में बैठे हुए तीनों जजों को भी, बेंच में बैठे हुए तीनों जजों को भी अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुननी चाहिए, ये इन जजों ने कहा। साथ ही दोनों एडवोकेट्स ने जज लोया की मौत में अमित शाह की भूमिका पर भी कई सवाल उठाए। ये इसको लेकर अमित शाह की भूमिका भी कई सवाल उठाए जज लोया की मौत के मामले को लेकर। तीसरा बिंदु अगर इसी में हम देखें, ये अभी फर्स्ट बिंदु का तीसरा पॉइंट है ये, इन एडवोकेट्स ने जज लोया की डेड बॉडी को मुंबई में रह रहे उनके परिवार की जगह लातूर के गेट गांव में रह रहे उनके पिता के पास भेजने को भी काफ़ी गंभीर मामला बताया। और इन एडवोकेट्स ने जो मामला उठाया वो कहा कि अस्पताल की जो ईसीजी रिपोर्ट है उस पर डेट और टाइम में काफ़ी फ़र्क है। पेन से कुछ और लिखा गया है, प्रिंटिंग मशीन में कुछ और दे रही है, और जज लोया की मौत कुछ और वक्त हुई है। तो इन सब लोगों ने, जब ये दोनों वकीलों ने दोनों मामले उठाए, तो जस्टिस चंद्रचूड़ जो थे, उन्होंने इनको नाराजगी जाहिर की, इनके बार बार ऐसे बोलने पर, चिल्लाने पर, अमित शाह के सवाल उठाने पर, डेड बॉडी के सारे मामले पर सवाल उठाने पर इन्हें कहा कि आप इस तरीके से बार बार चिल्ला चिल्ला के नहीं बोल सकते हैं। इस पे नाराजगी जाहिर की। तो ये है खबर का पहला हिस्सा, जिसमें इन दो जजों ने, इंदिरा जयसिंह और दूसरे जज दुष्यंत दवे ने जो पॉइंट्स उठाए, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं जस्टिस चंद्रचूड़, उन्होंने जो अपना नाराजगी जाहिर करी। अब खबर के दूसरे हिस्से में बात करते हैं, कौन कौन एडवोकेट्स पूरे मामले की पैरवी कर रहे हैं। तो कांग्रेस नेता तहसीन पुनेवाला की ओर से जो इसमें याचिका दायर की गई है, उनकी ओर से दुष्यंत दवे और इंदिरा जयसिंह एडवोकेट जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, वो इस मामले की पैरवी कर रहे हैं। जबकि जो ये पत्रकार हैं महाराष्ट्र के बंधुराज संभाजी लोने, इनकी तरफ से पल्लव सिसोदिया पैरवी कर रहे हैं पूरे मामले की। और महाराष्ट्र सरकार की तरफ से, क्योंकि महाराष्ट्र सरकार से भी इसमें जवाब मांगा है ना सुप्रीम कोर्ट ने, तो महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हरीश साल्वे महाराष्ट्र सरकार का पक्ष रख रहे हैं। अब फर्क क्या है इन चारों वकीलों में, वो आपको बताते हैं। फर्क ये है कि पल्लव सिसोदिया और हरीश साल्वे सोहराबुद्दीन शेख एनकाउंटर मामले में अमित शाह का पक्ष रख रहे थे जज लोया के सामने। अब यहां पर वो पैरोकार बन गए हैं इन पत्रकार के, जो पत्रकार महोदय की तरफ से पिटीशन दायर की गई है, और पैरोकार बन गए महाराष्ट्र सरकार के। इस पर दुष्यंत दवे जो कांग्रेस नेता तहसीन पुनेवाला और इंदिरा जयसिंह जो उनके वकील हैं, उन्होंने सख्त ऐतराज किया। उन्होंने कहा जब हरीश साल्वे और ये पल्लव सिसोदिया अमित शाह की पैरवी कर रहे थे वहां पर, तो उन्हें अमित शाह, जिस मामले में अमित शाह की भूमिका पर सवाल खड़े हो रहे हैं, उन्हें सुप्रीम कोर्ट में नहीं आना चाहिए था और सुप्रीम कोर्ट को उनका वकालतनामा एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए था। इस पर भी जजों ने ऐतराज दर्ज किया। जो अखबार की रिपोर्ट है, जो मीडिया की रिपोर्ट है, कि आप तय नहीं करेंगे कि यहाँ पर कौन वकील आएगा किसकी पैरवी करने। लेकिन इनका सवाल वाजिब लगता है कि जब आप सोहराबुद्दीन केस मामले में अमित शाह की पैरवी कर रहे थे, तो अब आप यहाँ पर दोनों मामले में तो किस तरीके की बातें होंगी, किस तरीके का इंसाफ होगा, किस तरीके का न्याय होगा, उस पर हम नज़र बनाए रखेंगे। तो खबर के दूसरे हिस्से में कि कौन वकील किसकी तरफ से है, खबर के तीसरे हिस्से में चलते हैं। अभी तक क्या हुआ इस केस में,
ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, अभी तक ये समझने की ज़रूरत है। अभी तक इस केस में ये हुआ, सबसे पहले ये केस पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, तहसीन पूनावाला लेके पहुंचे। तहसीन पूनावाला के साथ ये पत्रकार जो थे संभाजी, ये भी पहुंच गए, अपना बंधुराज संभाजी लोने, ये भी पहुंच गए, इन्होंने भी एक पिटीशन दायर की। दोनों पिटीशन को अरुण मिश्रा की कोर्ट को सौंप दिया गया, जो अरुण मिश्रा हैं। इसके बाद चारों जजेस ने बाहर आके प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने सवाल खड़े किए कि गंभीर मामले जो जूनियर जजेस हैं उनकी पीठ को दिए जा रहे हैं, उनकी बेंच को दिए जा रहे हैं। उसके बाद जब पूरा परसेप्शन बना, पूरी एक धारणा बनी कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर गंभीर मामलों को लेकर क्या किया जा रहा है, तब सीजेआई जो दीपक मिश्रा है उन्होंने एक नई पीठ का गठन किया, जिसमें वो खुद हैं, उनके अलावा जस्टिस चंद्रचूड़ हैं और जस्टिस खानविलकर हैं। तीनों जजों की पीठ अब इस मामले को सुन रही है। इस पीठ ने मामला सुनने के बाद क्या किया? पहले मामले में पहले ही जब इस पीठ ने मामला सुनना शुरू किया तो इस पीठ ने कहा कि हाई कोर्ट की जो बेंच है नागपुर की और हाई कोर्ट की जो बेंच है मुंबई की, वहां पे जो पिटीशन दायर की गई हैं या इसके अलावा जो भी कहीं पिटीशन दायर की गई हैं इस पूरे मामले को लेके जज लोया की मौत के, वो सारी की सारी इन्होंने अपने पास ट्रांसफर कर ली। इन्होंने कहा सिर्फ देश में एक ही जगह सुनवाई होगी, इसके अलावा कहीं और सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ही अब इस पूरे मामले पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में सुनवाई करेगा। 3 जजों की पीठ इस मामले में सुनवाई करेगी। तो अभी इस मामले में ये हो रहा है, पहली सुनवाई इस मामले में उस दिन हुई, दूसरी सुनवाई 5 फरवरी को, अब तीसरी सुनवाई 9 फरवरी को होगी। हम उसके बाद भी आपके सामने पूरा हाल रखेंगे। चौथा पहलू यह इस खबर का, कौन थे जज लोया और कैसे हुई थी उनकी मौत। तो सबसे पहले बताते हैं उनकी मौत के बारे में। 1 दिसंबर को जज लोया अपने 2 जज साथियों के साथ नागपुर के अंदर एक रिसेप्शन में गए, शादी समारोह था। वहां बताते हैं अचानक उनकी हालत खराब हो गई, दिल का दौरा उनको पड़ गया। 48 साल की उनकी उम्र थी, उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनकी मौत हो गई। उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया उनके परिवार की गैर मौजूदगी में। क्राइम रिपोर्टिंग हमने भी की है, जैसा मैं आपसे कहता हूं जमीनी सतह पर रह के हमने रिपोर्टिंग की है, बहुत जगह छोटे से सेंटर से रिपोर्टिंग की है, तो हम जानते हैं पुलिस कैसे काम करती है। अगर कोई ऐसी डेड बॉडी होती है या ऐसे किसी शख्स का पोस्टमार्टम करना होता है तो डॉक्टरों की टीम, पुलिस की टीम पहले परिवार को बुलाती है, बुला के डेड बॉडी दिखाती है। क्यों? क्योंकि उनके शरीर पे कहां कहां क्या निशान है परिवार ये नोट करे। पोस्टमार्टम के बाद कैसे परिवार नोट करेगा? फिर तो चीर फाड़ डाला गया, फिर कैसे डिसाइड करेगा परिवार के कहां चोट थे? वो देख ले, परिवार आए, परिवार को डेड बॉडी दिखाई जाती है, उससे शिनाख्त कराई जाती है कि यही हैं जज लोया, आप इनके परिजन हैं, वो पुष्टि करते हैं हाँ, तब उसके बाद पोस्टमार्टम होता है। लेकिन यहां उनके परिवार को नहीं बुलाया गया और उनका पोस्टमार्टम कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने के बाद जो मुंबई में उनका परिवार रहता था, परिवार के पास डेड बॉडी नहीं भेजी और लातूर गांव के, लातूर जो इलाका है, जिला है, उसके गेट गांव में रहने वाले उनके जो फादर हैं उनके पास एक लावारिस हालत से एक वैंसी में डाल के डेड बॉडी को भेज दिया गया। तो 1 दिसंबर 2014 को इनकी मौत हुई थी। अब बात करते हैं कि जज लोया थे कौन। जज लोया जो सीबीआई की अदालत थी मुंबई की, उसके जज थे। उसमें क्या था सीबीआई की अदालत में, वो भी जान लीजिए। सीबीआई की अदालत सुनवाई कर रही थी सोहराबुद्दीन शेख, तुलसी प्रजापति और कौसर बी के कथित फर्जी एनकाउंटर मामलों की। और उन सारे मामलों में आरोपी कौन थे मुख्य? अमित शाह, जो आज की भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और उनको इन्हीं कथित मुठभेड़ों के, फर्जी एनकाउंटरों के चलते सुप्रीम कोर्ट उनको जेल जाना पड़ा था और सुप्रीम कोर्ट ने उनको गुजरात से तड़ी पार कर दिया था, गुजरात से बाहर कर दिया था इन्हीं सब मामलों के चलते। और यह भी कहा था कि इन मामलों की सुनवाई गुजरात में नहीं होगी, इन मामलों की सुनवाई गुजरात से बाहर किसी अलग राज्य में होगी। तो महाराष्ट्र उसकी सुनवाई ट्रांसफर कर दी गई थी। मुंबई की विशेष अदालत इस मामले की सुनवाई कर रही थी, उसके जज थे जज लोया। जज लोया ने 15 दिसंबर को अमित शाह को अपनी अदालत में हाजिर होने का हुक्म सुनाया। कब? 15 दिसंबर 2014। 26 मई 2014 को सरकार बन चुकी है, 15 दिसंबर 2014 को उनको हाजिर होने का हुक्म सुनाया। लेकिन 1 दिसंबर 2014 को संदिग्ध परिस्थितियों में, रहस्यमयी हालात में और उनकी मौत हो जाती है। तो ये है पूरा मामला। इससे जुड़ा हुआ जो भी मामला होगा वो हम आपके सामने लेके आते रहेंगे। अभी की फिलहाल बड़ी खबर यही है कि 5 फरवरी को जो सुनवाई हुई है उसके बाद अब 9 फरवरी को सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट उसमें क्या करता है, किस तरीके से होता है, वकीलों में कैसी नोकझोंक रहती है,
क्या पूरे मामले सामने आते हैं उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे, क्योंकि भोंपू मीडिया तो इस बारे में आपको सब कुछ दिखाने वाला है नहीं। वो तो शाम को प्राइम टाइम अपना 5 बजे से शुरू करेगा और रात के 10-11 बजे तक प्राइम टाइम में चिल्लाएगा, 4 मुर्गे बैठाएगा, उनको हिंदू मुस्लिम के नाम पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई अंगद निकाल के ले आएगा। उसको कुछ करना नहीं है, उसको सिर्फ नफरतें फैलानी है, लेकिन हमें आपके सामने सच रखना है और अपनी इस छोटी सी कोशिश से हम आपके सामने सच रखने की जुर्रत हिम्मत करते रहेंगे। उस मालिक के करम से जब तक हैं तब तक आपके सामने ये जुर्रत हिम्मत करते रहेंगे, आपके सामने सच लेकर आते रहेंगे। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी आप कमेंट्स के रूप में अपनी राय दे सकते हैं, हमारी खबर को लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे एक सुलगते हुए मुद्दे के साथ मैं आपके सामने हूँगा हाजिर, क्योंकि भोंपू मीडिया आपको नहीं दिखाने वाला है साहब। अभी फिलहाल मुझे दे इजाजत।